हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि 8th चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और आपने देखा था कि वो वाले तत्व जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, डी ऑर्बिटल में जा रहा था, तो उनको डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया। वहीं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एफ ब्लॉक में जा रहा है, तो उनको क्या कहा गया, एफ ब्लॉक के तत्व कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से डी और एफ ब्लॉक के बारे में हमने जनरल चीजें देख ली थी कि आवर्त सारणी में कहाँ इनका स्थान है और वहीं पर इनको क्या कहा जाता है। तो डी ब्लॉक को आपने कहाँ से देखा था, 3 से लेकर 12 के वर्गों को डी ब्लॉक में रखा गया है। और एफ ब्लॉक आपका कहाँ है, आवर्त सारणी के नीचे जो 2 सीरीज दी गई हैं, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज, वो एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सभी तत्व हमने देख लिए थे, परमाणु क्रमांक उनका देख लिया था कि कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, क्या क्या उनका परमाणु क्रमांक है। आज कुछ और गुणधर्मों की बात करेंगे और उनको समझेंगे कि किस प्रकार सीरीज में आपका गुणधर्म परिवर्तित हो रहे हैं या वर्गों में किस प्रकार से गुणधर्म परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। डी ब्लॉक के तत्व देख लिए थे, कौन कौन से थे, वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व। ठीक है, ये सारे किस में आ रहे थे, आपके डी ब्लॉक में आ रहे थे। इन्हीं को क्या कहा जा रहा था, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जा रहा था, यानी कि संक्रमण तत्व। ओके, संक्रमण तत्व किसके कारण कहा जा रहा था, क्योंकि इनमें हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। ओके, इस वजह से इनको क्या कहा गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया। और जिनके पास डी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है उनको संक्रमण तत्वों के अंतर्गत नहीं रखा गया था। ठीक है ना, जिसमें कि बताया भी गया है, जस्ता हो गया, जिंक, कैडमियम, मर्करी यानी पारा, पूरी तरह से भरे हुए डी ऑर्बिटल के कारण संक्रमण धातु इनको नहीं माना जाता है। ओके, एफ ब्लॉक में हमने क्या देखा, लेंथेनॉइड सीरीज देखी और आपकी एक्टिनॉइड सीरीज देखी। ठीक है ना, तो लेंथेनॉइड से लेकर के आपका लुटेशियम तक क्या था, लेंथेनॉइड सीरीज है। वहीं पर आपका एक्टिनियम से लेकर लॉरेंशियम तक क्या है, एक्टिनॉइड सीरीज है। ओके, 4 ट्रांजिशन सीरीज देखी थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, 3D जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में है, 4D जिन तत्वों का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 4D ऑर्बिटल में है, और वहीं 5D जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 5D में है, और 6D आपका जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में जा रहा है, 6D ऑर्बिटल में जा रहा है। 3D और 4D कंटिन्यूअस है, लेकिन 5D और 6D की बात करें तो यहाँ पर आपको बीच बीच में कुछ तत्व ऐसे मिलेंगे कि जो इस सीरीज में नहीं आते हैं, यानी परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम तो है, लेकिन वहाँ पे बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कुछ तत्व क्योंकि हटाए गए हैं लेंथेनम के बाद, जैसे या एक्टिनियम के बाद 6D में आप देखेंगे तो वहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है कि 57 लेंथेनम को रखा गया है 5D में, उसके बाद डायरेक्ट 72 HF हॉफनियम को रखा गया है, और HF से लेकर के मरकरी तक यहाँ पर 4D में 5D में आए हैं। ठीक है, फिर 6D में 89 एक्टिनियम को रखा गया, उसके बाद 104 रदरफोर्डियम को रखा गया, और फिर रदरफोर्डियम से लेकर के अननेम्ड अनुनबियम तक यहाँ पर रखे गए हैं। ओके, तो ये हमारी 4 संक्रमण श्रृंखलाएं हमने पढ़ ली थी। इसके बाद बात करेंगे आज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि जो सामान्य इनकी विशेषताएं हैं, उनके सामान्य गुणों की बात करेंगे ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि जो संक्रमण तत्व हैं उनके कुछ सामान्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो क्या क्या सामान्य गुण हैं, सबसे पहले बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि धात्विक गुणों की। तो धात्विक गुण क्या क्या हैं, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर, दैट इज they have strong metallic bonds. This is because of presence of unpaired electrons. This gives rise to properties like high density, high enthalpies of atomization and high melting and high boiling points. Okay, क्या कहा जा रहा है आपका कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है, धात्विक गुण है, सभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके धात्विक प्रकृति होती है,
दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स, क्या होते हैं, धात्विक बंध उनमें बहुत मजबूत होते हैं। और वहीं पर दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से ये पाए जा रहे हैं। दिस गिव राइज, ये क्या देंगे, ये क्या करेंगे, ये हाई डेंसिटी यानी कि घनत्व को बढ़ा देंगे, एंथैल्पीज का मान बढ़ा देंगे एटोमाइजेशन की, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को भी क्या कर देंगे, रेज कर देंगे। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, धात्विक प्रॉपर कैरेक्टर्स हो गए। इसके बाद एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे। द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि आपका स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक क्या हो रहा है, द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, छोटी हो रही है या घट रही है, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, या जिसको आप प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, उसका मान बढ़ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आपका एक ही आवर्त में चल रहे हैं, तो एक ही आवर्त में चलने पर कोशों की संख्या समान होगी, लेकिन क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो नाभिक का प्रभाव बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे ना, तो इस वजह से एटम का जो साइज है वो छोटा हो रहा है। द एटॉमिक साइज ऑफ iron and cobalt nickel is almost same because the attraction due to increase in nuclear charge is cancelled by the repulsion because of increase in shielding effect। यहाँ पर shielding effect देखने को मिलता है, इसीलिए क्रोमियम के बाद हमने क्या कहा, आयरन कोबाल्ट निकिल, उनका क्या होगा, सेम होगा लगभग जो एटॉमिक आपका रेडियाई होगा या एटॉम का जो साइज होगा। Cu एंड Zn यानी कॉपर और जिंक की बात करें जो लास्ट में इस आवर्त में हैव बिगर साइज, उनका साइज बड़ा हो जाता है बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीजेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे और आकार बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट क्योंकि बढ़ गया है, इस वजह से कॉपर जिंक का साइज बढ़ गया। तो सिंपली क्या कहेंगे कि एटॉमिक रेडियाई में किस तरीके से आपका परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपने कहा कि हम जब स्कैंडियम से क्रोमियम तक गए, तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने पर हमने क्या देखा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से क्या हो रहा है, एटम का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। और वहीं पर आयरन से लेकर कोबाल्ट और निकिल तीनों में हमने क्या देखा, ये लगभग समान इनका एटॉमिक साइज होता है या एटॉमिक रेडियाई होता है। ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट के कारण। ठीक है, और फिर शील्डिंग इफेक्ट के ही कारण आगे के जो तत्व हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्योंकि बढ़ जाएगा, और इससे आकार जो है परमाणु का वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका धात्विक जो गुण है और परमाणु की त्रिज्या है वो बदल रही है। चलिए नोट करिए, धात्विक गुण, सभी संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनमें मजबूत धात्विक बंधन होते हैं, बंध होते हैं, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण है। यह उच्च घनत्व, परमाणुता या परमाणुकरण, एटोमाइजेशन, जिसे आपने कहा कि उच्च तापीय धारिता और उच्च गलनांक और क्वथनांक जैसे गुणों को जन्म देता है। ओके, एंड परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे तो परमाणु त्रिज्या स्कैंडियम से क्रोमियम तक घट जाती है, क्योंकि प्रभावी परमाणु आवेश या प्रभावी नाभिकीय आवेश कहेंगे। ठीक है, आवेश बढ़ जाता है। आयरन कोबाल्ट निकिल का परमाणु आकार लगभग समान होता है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव में आपका वृद्धि के कारण, प्रतिकर्षण द्वारा परमाणु आवेश में वृद्धि के कारण आकर्षण रद्द हो जाता है, और कॉपर और जिंक का आकार बड़ा होता है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, यानी शील्डिंग इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ता है। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। अब लेंथेनॉइड में क्या होता है, द स्टडी डिक्रीज in the atomic and ionic radii of the transition metals as the atomic number increases. This is because of filling of 4f orbitals before the 5d orbitals. This contraction size is quite regular. This is called lanthanoid contraction. It is because of lanthanoid contraction that the atomic radii of the second row of transition element are almost similar to those of the third rows of transition एलिमेंट्स। क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आपको लेंथेनॉइड सीरीज में क्या होता है, क्योंकि लेंथेनॉइड सीरीज आ रहा है आपका एफ ब्लॉक में।
ठीक है। तो वहां पर एफ ब्लॉक भी इंट्रोड्यूस हो गई है। और एफ ब्लॉक किससे पहले आ रही है आपकी, क्या कहा जा रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर द 5d ऑर्बिटल, यानी 5d ऑर्बिटल से पहले 4f भरा जा रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे तो वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना। और इसी कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहा जाएगा, आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी आयनन एंथैल्पी जिसे आप कहते हैं, देयर इज स्लाइट एंड इरेगुलर वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू इरेगुलर वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, ठीक है। यानी कि क्या कहा गया, वो तो आपका एफ ब्लॉक का था, ठीक है, एफ ब्लॉक की बात की हमने वहां पर, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या कह रहा है, द स्टडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कौन से वाले, जो 5d वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 5d में जाएंगे तो 5d में जाने से पहले 4f भी भरी जाएगी ना, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन तो 5d में जा रहा है, इसलिए वो डी ब्लॉक का आ रहा है। यानी लेंथेनॉइड के बाद कुछ और जो तत्व थे वो तो इस वाली सीरीज में है, 5d वाली में क्या क्या देखा था हमने, 3d 4d 5d और 6d, चार हमने ट्रांजिशन श्रृंखलाएं देखी थी, सीरीज देखी, तो उसी में 5d की बात कर रहे हैं। तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन, संकुचित हो रही है, एटम का साइज छोटा होता जा रहा है। और यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की तो इरेगुलर वेरिएशन देखने को मिल रहा है, यानी अलग अलग प्रकार से आ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ enthalpy of 5d transition series is higher than 3d and 4d transition series because of lengthenoid contraction, ठीक है। lengthenoid contraction के कारण क्या हो रहा है आपका, 5d transition series, the ionization energy enthalpy of 5d transition series is higher than 3d and 4d transition series because of lengthenoid contraction, ठीक है। तो lengthenoid contraction के कारण 5d ट्रांजिशन सीरीज की जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है, यानी कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, संकुचन हो गया है, तो जो एटम लास्ट वाली ऑर्बिट होगी वो पास आ जाएगी, शेल होगी, ठीक है, वो पास आ जाएगी, पास आ जाएगी तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा ना। अब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है चूंकि, तो अब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से क्या कह रहे हैं कि 5d ट्रांजिशन सीरीज की क्या है, हाइयर है देन 3d और 4d ट्रांजिशन सीरीज। 3d और 4d की तुलना में, यानी कि 3d में जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो आपका स्कैंडियम वाला आवर्त है, और उसके बाद 4d वाली जो श्रेणी है यट्रियम वाली, उन दोनों की अपेक्षा 5d का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है। क्यों, क्योंकि लेंथेनॉइड संकुचन वहां पर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो लेंथेनॉइड संकुचन और आयनीकरण एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी इसको आप कहते हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड संकुचन परमाणु संख्या बढ़ने पर संक्रमण धातुओं की परमाणु और आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी आती है। ऐसा 5d कक्षकों से पहले 4f कक्षकों के भरने के कारण होता है। यह संकुचन आकार काफी नियमित है, इसे लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण ही संक्रमण तत्वों की दूसरी पंक्ति की परमाणु त्रिज्याएं लगभग संक्रमण तत्वों की तीसरी पंक्ति से के समान होती हैं, ठीक है। यानी सेकेंड और थर्ड रो में जो आपके एलिमेंट्स हैं उनमें संकुचन के कारण क्या हो रहा है, आकार बढ़ नहीं रहा है बल्कि आकार लगभग समान आ रहा है। और आयनन एंथैल्पी क्या कह रही है, आपका जो चौथा प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, परमाणु आकार की अनियमित भिन्नता के कारण संक्रमण धातुओं की आयनीकरण ऊर्जा में मामूली और अनियमित भिन्नता होती है। आई जो कि क्या है आपका आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी जिसे आप कह रहे हैं। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 5d संक्रमण श्रृंखला की संख्या 3d और 4d संक्रमण श्रृंखला से अधिक है, ठीक है। यानी 5d को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी 3d और 4d की तुलना, ओके। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। आगे बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। द ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ n-1d एज वेल एज
NS इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? S की ऑर्बिट भी कर रही है और D की ऑर्बिटल्स भी कर रही है। ठीक है, तो n-1 D ऑर्बिटल, यानी कि जो आपकी n नंबर की ऑर्बिटल होगी S वाली, उससे एक ऑर्बिटल कम किसकी होगी? D की होगी ना। जैसे हमने बोला था, अगर हम स्कैंडियम वाले आवर्त की बात करें तो वहां पर 4s था, 4s के बाद क्या भरा जा रहा है? 3d भरा जा रहा है। ठीक है ना। कैसे भरते हो? n+l के रूल से तो भरते हैं। जब 11th में हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार कोशों में और कक्षाओं में भरा जाएगा। पहले कोशों में भरेंगे, फिर आपके उपकोश आएंगे, उसके बाद आपके ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है, यानी कक्षक आएंगे। तो आपको s में, d में, p में और f में किस, sp df में किस प्रकार से भरना है, तो वो आपने बताया था कि जो पहली शेल है उसमें तो एक ही ऑर्बिटल आती है s की, दूसरी शेल है तो दूसरे में दो प्रकार की सब शेल बनती हैं, एक s की बनती है, दूसरी p की। तीसरी शेल आएगी, उसमें 3 प्रकार की सब शेल्स आएंगी, यानी s, p और d भी आपकी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमने फिर अबाव के प्रिंसिपल से और n+l का रूल लगाया था कि क्या होता है, कक्षक भरे जाते हैं लेकिन किसके? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। ठीक है ना, यानी 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और फिर p की कहाँ से शुरू होती है? दूसरे नंबर की शेल से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और d की कहाँ से आती है? 3 से, 3d, 4d, 5d, 6d और वहीं पर f की आती है आपकी 4 से, 4f, 5f, 6f। तो जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम, यानी n+l का, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2 और आपकी f के लिए होती है 3। l की वैल्यू, ये l की वैल्यू है। n की वैल्यू आपको पता ही है, नंबर ऑफ शेल जो वाली होगी। 1s का मान कितना आ जाएगा? 1 + 0, तो 1। तो सबसे पहले 1 में जाएगी आपका, फिर 2 में जाएगी। ठीक है, फिर कहाँ जाएगी? 2p में जाएगी, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। समझ रहे हैं? इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका। तो 1s में गया, फिर 2s में, फिर 3s, फिर 2p, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d। अब 4s और 3d को कंपेयर करिए, n+l का वैल्यू निकालिए। 4s के लिए कितना आएगा? n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 4 है, 4 प्लस l की वैल्यू s के लिए कितनी है? 0, 0, तो वैल्यू आया 4 4s के लिए। ठीक है, d की बात करेंगे, d के लिए n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3d है चूंकि, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। n+l में लगा रहे हैं हम वैल्यू, 3 आ गई, प्लस d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है 2, l की वैल्यू यानी d के लिए तो 2, तो कितना आया? 5। तो हमने क्या कहा? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में तो ऊर्जा किसकी ज्यादा है? d की ज्यादा है, तो d में बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है ना, तो 4s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और d में जा रहा है, लेकिन d का कौन सा है? 3 वाला। तो हम यही तो कह रहे हैं, यानी कि एक ns में जाएगा और एक n-1 में जाएगा, जो कि d की होगी। और d में 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन आते हैं और s में आते हैं आपके 1 to 2, या तो 1 हो गया या 2 होंगे, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। d में आपकी 5 ऑर्बिटल है, तो 5 में कितने आएंगे? 10 मैक्सिमम, या फिर 1 आएगा। तो 1 से लेकर के 10 तक आ सकते हैं n-1 d में, और ns में कितने आ सकते हैं? 1 से लेकर 2 तक आ सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, वो किसके कारण आ रहा है? वो आ रहा है इस n-1 d 1 to 10 जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ns 1 to 2, क्योंकि ये दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है ना। कहीं कहीं पर हमने क्या देखा था कि हमने कहा कि चूंकि n-1 d और ns 1 to 2 में क्या हो रहा है, जहां पर सेम ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का लेवल कम हो जाता है या एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, वहां पर हम क्या देख रहे थे कि n-1 d में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, बल्कि उनको कितना कर लिया जाता है? आपका 5 कर देते हैं। और वहीं पर 9 नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। ns में हम कम कर देते हैं, जबकि यहाँ ns पहले पूरी भरी जा रही है, ns 2 हो रहा है, उसके बाद 3d 1 हो रहा है। स्कैंडियम का केस देखिए। लेकिन वहीं पर हम दूसरों का केस क्या देख रहे थे कि 4s 1 ले रहे हैं, लेकिन 3d 5 ले रहे हैं।
4s1 ले रहे हैं लेकिन 3d10 ले रहे हैं, तो वहां पर क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस कम हो गया है, तो एनर्जी डिफरेंस के कारण जो कमी आई है उसके कारण इलेक्ट्रॉन इजी से 4s से 3d में मूव कर रहा है, ठीक है ना, इस वजह से हो रहा है। तो इसी कारण से ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं ये अलग अलग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, चलिए ये सब आपने पढ़ा है पूरा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे गिव कलर्ड कंपाउंड्स एंड इट इज ऑल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट इंक्रीजेज from scandium to chromium and then decreases because number of unpaired and then decreases because number of unpaired electrons increases from scandium to chromium and then decreases. They are rarely diamagnetic. ठीक है, तो इनका क्या देख रहा है, पैरामैग्नेटिक देखने को मिलेंगे ज्यादातर, लेकिन कहीं कहीं पर डायमैग्नेटिक भी होता हुआ दिखेगा। ओके, कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहाँ पर नोट करेंगे। संक्रमण धातु N-1D के साथ साथ NS इलेक्ट्रॉनों के बंधन निर्माण में भाग लेने की प्रवृत्ति के कारण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाओं से क्या तात्पर्य है बच्चे, कि अलग अलग यौगिकों के साथ जुड़ करके एक ही तत्व आपका अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देता है, तो तब हम इसको कहते हैं कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे पहले जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं उनकी बात करें तो स्कैंडियम आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। टाइटेनियम की बात करें तो वो आपका +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। वेनेडियम +2, +3, +4 के साथ साथ +6 भी दिखा रहा है। ठीक है, क्रोमियम वेनेडियम का आपका +5 तक दिखाएगा, उसके बाद +2, +3, +4, +5 और +6 आपका क्रोमियम का आता है। मैग्नीज का 7 तक चला जाता है। ठीक है, यानी +2, +3, +4, +5, +6, +7। देन आयरन आपको पता ही है +2 में एग्जिस्ट करेगा, +3 में कर सकता है, +4 में और +6 में। कोबाल्ट +2, +3, +4। सेम निकिल का भी होता है +2, +3, +4। कॉपर +1, +2 और जिंक का +2। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक ही संक्रमण श्रेणी के तत्व जो हैं वो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है, ये उन्हीं जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वहां पर D की, S की, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इस वजह से हो रहा है। ठीक है ना, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। आगे बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की, यानी उत्प्रेरकीय प्रभाव जो होते हैं। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, सेकेंड लार्ज सरफेस एरिया, थर्ड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फोर्थ एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। एग्जाम्पल आयरन, निकिल, V2O3 यानी वेनेडियम का है जो, एंड प्लेटिनम, कोबाल्ट एंड यूज्ड एज कैटलिस्ट। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या कह रही है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी कह रही हैं कि ये जो ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल है या संक्रमण धातुएं हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती हैं। उत्प्रेरक का उपयोग उनका उपयोग एज अ कैटलिस्ट किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि उनमें इनकम्प्लीट और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, खाली डी कक्षक हैं, इस वजह से, और सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है, और उनमें एबिलिटी है, क्षमता है कि कॉम्प्लेक्सेस बना सके वो। ठीक है, जैसे कि आपने आयरन का देखा है, वेनेडियम का देखा है, प्लेटिनम का देखा है। ठीक है, तो इसी वजह से क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उनको कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, अब ये कलर्ड कंपाउंड बना रहे हैं, ये भी इनका एक गुण है. दे फॉर्म कलर्ड आयंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दे कैन अंडरगो dd ट्रांजिशन बाय एब्जॉर्बिंग कलर फ्रॉम विजिबल रीजन एंड रेडिएटिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं, तो इस वजह से, क्योंकि इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से वो कलर शो कर देते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे विजिबल रीजन से और फिर रेडिएट करेंगे एनर्जी को, इसी वजह से कलर फॉर्म होगा. ठीक है, तो उत्प्रेरक गुण और रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं. ठीक है ना, नोट करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण किस प्रकार करते हैं. ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू, किस वजह से कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करें, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ सुटेबल एनर्जी. वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इस वजह से स्मॉलर साइज छोटा है. हायर चार्ज ऑन कैटायंस, कैटायंस के ऊपर हायर चार्ज यानी ज्यादा चार्ज है. interstitial compounds, transition metals have void or interstitial in which C, H and B etc. यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन etc. can fit into, resulting in formation of interstitial compounds. They are non-stoichiometric, that is their composition is not fixed. Example steel. They are harder and less malleable and ductile. अलॉय फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे फॉर्म अलॉयज ड्यू टू सिमिलर आयनिक साइज. मेटल्स कैन रिप्लेस ईच अदर इन क्रिस्टल लैटिस. एग्जांपल ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील एक्सेट्रा. ठीक है, यानी क्या क्या हो रहा है, एक तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बन रहे हैं और दूसरा अलॉय फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी भी इनमें देखने को मिल रही है. ओके, अलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, यानी मिश्र धातुओं का निर्माण. सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि यहाँ पर कुछ यौगिकों के बारे में हम पढ़ेंगे. पहला है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या है आपका, क्रोमियम. ठीक है, इसका ये यौगिक है. तो इस प्रकार की संरचना होती है, क्या कहा जाता है इसको, K2Cr2 O7. ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट. दो K हो गए आपके, दो Cr हो गए और 7 आपके क्या हो गए, ऑक्सीजन. तो इस प्रकार की संरचना होगी. पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको इस प्रकार से ऑरेंज कलर के रूप में दिखते हैं, फाइन क्रिस्टल्स होते हैं ऑरेंज कलर के. और अगर आप एक्वा सोल्यूशन बनाते हो या सोल्यूशन बनाते हो आप इसका, तो बहुत अच्छा सा ऑरेंज कलर ये देता है. ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ विशेषताओं की बात की, उनके गुणधर्मों की बात की, साथ ही ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो वर्ग ब्लॉक डी है आपका. ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों में हमने यौगिकों की बात की. जैसे तो संक्रमण तत्वों के यौगिक में पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा आया है. आने वाले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे. तब तक आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है. कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. और आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.